व्यालीक्वल इलाके में मौजूद 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन लगभग पिछले 6-7 महीने से वह अपने पति से अलग इस कमरे में रहती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था, यानी 2 से 3 सितंबर के बीच। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। पर चूंकि ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है, इसीलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे में ही कत्ल के बाद किए गए लाश के टुकड़ों से यह बात पता चलती थी। हत्या गला की कातिल ने इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन अकेले होने के कारण कातिल अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया था। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं किए गए, क्योंकि जिस तरह कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे तक लाना भी मुमकिन नहीं। महालक्ष्मी की हत्या करने से पहले उसके साथ हाथापाई हुई थी। इसके बाद हत्यारे ने उसकी गला घोंटकर मार डाला और फिर तेज धारदार हथियार से उसके शरीर के 59 टुकड़े कर डाले। हत्यारे ने पहले सोचा होगा कि इस तरह से लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को वो ट्रॉली बैग में भरकर ठिकाने लगा देगा, पर जब उसने अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गया तो लाश को फ्रीज में ठूंसकर भाग लिया। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अब पूरी तरह तफ्तीश में जुट गई थी और उसने उसके पति से भी कड़ाई से पूछताछ शुरू किया, लेकिन वो लगभग 6-7 महीने से अलग रह रहा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिल सका। लेकिन उसने बताया कि महालक्ष्मी का चक्कर अशरफ नाम के व्यक्ति से है और कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में यह शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है। अशरफ एक हेयर ड्रेसर था और उत्तराखंड का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी दोस्ती थी। हेमंत दास ने तो अशरफ को लेकर यह भी इल्जाम लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और उसी अफेयर की वजह से 9 महीने पहले वो और महालक्ष्मी अलग हो गए थे। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस को जिस कातिल की तलाश है वो भी एक हेयर ड्रेसर है। महालक्ष्मी के साथ उसका भी करीबी रिश्ता था। वो हेयर ड्रेसर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। हालांकि कातिल का नाम भी आ गया था, लेकिन उस नाम का खुलासा इसलिए नहीं किया गया था ताकि कातिल अलर्ट न हो जाए। पति हेमंत दास के कहने पर पुलिस टीम अशरफ को उठा लाई और अशरफ से लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल ओडिशा में था। अब पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से खोजबीन शुरू किया और जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो चौंकाने वाला दृश्य था, क्योंकि खूनी का खेल पकड़ में आ गया था और पुलिस ने यह समझ लिया था कि असली कातिल यही है। लेकिन कत्ल करने वाला अलर्ट न हो, इसलिए मीडिया पर इसकी जानकारी नहीं दी गई। पति हेमंत दास अशरफ और एक अन्य शख्स से पूरी जानकारी के बाद कोई नतीजा हाथ नहीं आया, क्योंकि तीनों का दूर दूर तक इस मर्डर से कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तभी पुलिस को सीसीटीवी के जरिए अहम सुराग हाथ लग गया और उसकी तलाश शुरू हो गई थी। लेकिन बड़ा चौंकाने वाली बात हो गई, जिससे पुलिस वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि जिस हत्यारे की वो तलाश कर रहे थे उसने आत्महत्या कर लिया था। जिस चौथे शख्स को कातिल मानकर पुलिस उसे कई शहरों में तलाश कर रही थी, वो पुलिस के हाथ आ गया है, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। दरअसल जिस संदिग्ध कातिल मुक्ति रंजन रॉय का पीछा पुलिस कर रही थी, उसकी लाश ओडिशा में एक पेड़ से लटकी मिली है। साथ ही उसका एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने महालक्ष्मी का कत्ल किए जाने की बात भी कबूल की है। पर आखिर इस आदमी ने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, तो उसके भाई ने पूरी जानकारी दिया। मामले की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन रॉय के हवाले से ये बातें पता चली हैं। उसके भाई स्मृति रंजन ने बताया कि उसका भाई मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी को बेहद चाहता था, लेकिन उसकी बेवफाई के कारण और गुस्सैल स्वभाव होने की वजह ही दोनों के मौत का कारण बन गई।
महालक्ष्मी के जिंदगी में बेशक कई दोस्त थे, लेकिन उसके साथ काम करने वाला मुक्ति रंजन रॉय सिर्फ और सिर्फ उसे ही चाहता था। वो महालक्ष्मी को लेकर पूरी तरह कमिटेड था, पोसेसिव था। मगर इस लव स्टोरी में सबसे अजीब और दर्दनाक ट्विस्ट तब आया जब मुक्ति रंजन रॉय की नज़र एक रोज महालक्ष्मी के मोबाइल फोन पर पड़ गई। असल में महालक्ष्मी के मोबाइल में उसकी कई और लोगों के साथ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन का दिमाग खराब हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यहीं से दोनों की लव स्टोरी में दरार पड़ गई। असल में मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था, उसे इसके लिए राजी करने में लगा था, जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी कत्ल वाली रात भी दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत कुछ इन्हीं वजह से हुई। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा तो थी ही, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के एक लड़के के साथ भी रिश्ते हैं। महालक्ष्मी की जिंदगी में आने के बाद अब मुक्ति रंजन को भी उसका ये सच पता चल चुका था, और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी तो मुक्ति रंजन ने समझा कि शायद अलग अलग लोगों से अफेयर के चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मुक्ति रंजन न सिर्फ महालक्ष्मी पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था, बल्कि उसे महंगे तोहफे भी दिया करता था, और अब वो उसे लेकर महालक्ष्मी के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। महालक्ष्मी के कत्ल से पहले मुक्ति रंजन ने अपने भाई से अपनी निजी जिंदगी में चल रही इस उथल पुथल की स्टोरी शेयर की थी। महालक्ष्मी को जानने वाले लोगों ने पुलिस को बताया है कि वो बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी और मन मुताबिक बात नहीं होने पर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती थी। कई बार बात मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। और तो और महालक्ष्मी के खिलाफ पुलिस को दी गई एक शिकायत में उसके पति हेमंत दास ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई हैं। 3 और 4 सितंबर की दरमियानी रात को अलग अलग लोगों से महालक्ष्मी की दोस्ती, शादी, रुपए पैसों की लेन देन समेत कई मसलों को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच लड़ाई चल रही थी। लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई हाथ पाई तक पहुंच गई। महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन पर हमला कर दिया, लेकिन शरीर से तगड़े मुक्ति रंजन ने जब महालक्ष्मी पर पलटवार किया तो फिर उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसने गुस्से में महालक्ष्मी का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन इंसानियत की तमाम हदों से नीचे गिरकर महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने जैसा भयानक काम अभी बाकी था। 3 सितंबर की रात को महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन पूरी रात उसकी लाश के साथ उसके मकान में ही बैठा रहा। वो सारी रात लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा, दिमाग दौड़ाता रहा, और फिर 4 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे वो महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा सा चाकू खरीदने के इरादे से घर से निकला। 4 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर से बाहर निकलने और फिर चाकू खरीदकर वापस लौटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि कत्ल के बाद 3 और 4 की रात को मुक्ति ने लाश ठिकाने लगाने का आइडिया तलाशने के लिए रात भर कई वीडियोस देखे, और सूत्रों की माने तो इसी कड़ी में श्रद्धा वालकर मर्डर केस के कुछ वीडियोस पर उसकी निगाहें गईं, जिनमें आरोपी आफ्ताब पूनावाला को श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर उन्हें किश्तों में ठिकाने लगाने के बारे में बताया गया था। और बस यहीं से मुक्ति रंजन को भी महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने का ख्याल आया, और वो अगले दिन सुबह बाजार से एक बड़ा सा चाकू खरीद कर लाया। लाश के टुकड़े करने से पहले वो उस चाकू के कवर को घर से बाहर फेंकता हुआ भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मुक्ति रंजन लाश के टुकड़े कर उन्हें महालक्ष्मी के घर में पड़े एक सूटकेस में डालकर उसे ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश के टुकड़े करने के उसकी हिम्मत जवाब दे गई, और फिर उसने अपना आगे का प्लान रद्द कर दिया। उसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंसा और महालक्ष्मी के घर से फरार हो गया। इस तरह महालक्ष्मी के कत्ल की भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और अंडरग्राउंड हो गया। उसने अपने भाई से ओडिशा भागने के प्लान के बारे में भी बताया था और अपनी फरारी काटने के लिए कुछ रुपए भी उधार मांगे थे। लेकिन जब कत्ल का खुलासा हुआ, पुलिस की मुक्ति के भाई से बात हुई और मुक्ति की तलाश शुरू हुई, तो पुलिस को मुक्ति का पहला लोकेशन पश्चिम बंगाल का मिला। इसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मुक्ति रंजन की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली।
इस घटना में अजीब सी बात है कि आखिर क्यों इंसान इतना बड़ा फैसला ले लेता है जो दूसरों की जान लेने पर आमादा हो जाता है। आखिर कब तक इस तरह की घटना घटित होती रहेगी जिसका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ हो। आखिर में उसको भी मौत को गले लगाना पड़ा और अगर जिंदा भी मिल जाता तो सारी जिंदगी पछतावे के साथ जेल में बितानी पड़ती। फिलहाल ये एक वास्तविक घटना है जो 3 से 4 सितंबर 2024 को घटित हुई और अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। आज की कहानी का अंत यहीं होता है। फिर लाएंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ, ताकि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।